आइए जी, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जोधपुर कह रहे हैं क्वेश्चन 2 नहीं दिया था। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन 2 मैंने लिखा हुआ होमवर्क में। चलो अब कर लेते हैं। वो कह रहे हैं जी मैंने दिया ही नहीं था होमवर्क में। अब चलो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको दिया तो होगा लेकिन आपने करा नहीं, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। वो कहता है फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर मैरीन बिजनेस फॉर द ईयर 2007-8। डायरेक्ट बिजनेस प्रीमियम रिसीव्ड 50, कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस 5, reserve for unexpired risk on 1/4/60, expenses 5, claims outstanding 20, income tax deducted at source 3 और bad debts 10, profit and loss account credit balance on 1/4/10, income from investments and dividend gross 10, rent received from properties 5, reinsurance premium received 5, investments in government securities 100, outstanding claims at the year end 30, investments in shares in the beginning 20, direct claims paid 4, 25, reinsurance claim paid 4, prepare revenue account and the profit and loss account for the year taking into account the following further information. All the direct risk are reinsured for 20% of the risk. जितना भी डायरेक्ट बिजनेस है उसका 20% हमने रीइंश्योर करवा दिया। क्लेम अ कमीशन ऑफ 25% ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। हम जितना बिजनेस किसी और को देंगे उस पर कमीशन लेनी है हमने। कितनी कमीशन लेनी है? उस पर कमीशन लेनी है हमने 25%। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स ऑन 31st March इज सो एंड सो। Adjust for each category the two values of investments, provide 65% of income tax. पूना में दिक्कत है, आईएम में दिक्कत है, जनकपुरी में दिक्कत है। कोहाट इनक्लेव बेटे पहले तो मैं इस सवाल को पूरा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा सब बातें, निश्चिंत रहे। चलो अब बाकी सब ठीक है। गिरीश पाक वाले कह रहे हैं नहीं गंगानगर नहीं, पता नहीं क्या आज आपको। मैं अब सहस नहीं पढ़ रहा भाई, आप लोग सहस पढ़िए। साउंड की समस्या है तो आप लोग देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। तो हमें इसमें क्या बनाना है जी? हमें इसके अंदर बनाना है अपने पास रेवेन्यू अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लीजिए रेवेन्यू अकाउंट, यहां आ गया जी प्रीमियम, शेड्यूल नंबर 1। थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2 किसका था? क्लेम्स, कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां बना देंगे। और यहां पर आ गए हम लोग अपने पास। तो ये हमारे पास आ गया जी सबसे पहले प्रीमियम। प्रीमियम जरा फटाफट से देखें। सबसे पहले उसने लिखा है डायरेक्ट बिजनेस प्रीमियम। डायरेक्ट बिजनेस का प्रीमियम कितना है? 50। सौरभ ये इसमें से साउंड ऑफ कराओ, इसमें साउंड आ रही है। डायरेक्ट बिजनेस 50,
कमीशन यहां पर आएगी नहीं, कमीशन लिखेंगे हम लोग अपने बाकी के शेड्यूल्स में। तो लिखते हैं जी यहां पर हम क्लेम्स। कमीशन, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस, तो यहां पर भी लिखा हमने डायरेक्ट बिजनेस। कितने का डायरेक्ट बिजनेस की कमीशन है? 5। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 1/4/2007। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क कहां पर जाएगा जी? ओपनिंग बैलेंस। हाँ जी कर दीजिए। ओपनिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व है 60। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट है 5। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट है 5। क्लेम्स आउटस्टैंडिंग है माइनस आउटस्टैंडिंग क्लेम्स इन द बिगिनिंग। क्लेम्स आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है 20। इनकम टैक्स एट सोर्स हमारे काम की आइटम नहीं है। बैड डेट्स, बैड डेट्स को आप यहां भी जोड़ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिख सकते हैं। मैं खर्चे में डाल दूं बैड डेट्स। बैड डेट्स है 10। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस मुझे प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10। हम यहां पर लिखेंगे ना नेट प्रॉफिट, तो जितना नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट में हम इसको ऐड कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड डिविडेंड्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड डिविडेंड। ये इनकम कौन सी है? ग्रॉस। और हमें कौन सी इनकम लिखनी होती है? ग्रॉस। ग्रॉस इनकम कितनी है? 10। अदर एक्सपेंसेस है 1.25। अदर एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस में डालते। मैंने वो सारे खर्चे यहां पर ऑपरेटिंग पहले लिख दिए, बाकी सब मैंने अदर एक्सपेंसेस डाल दिए। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 1.25। फॉर्मेट है दोस्त, बस आइटम पिक करके डालनी है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टीज, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज। हमने प्रॉपर्टीज से रेंट लिया, कितने का रेंट लिया? दिस इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद आगे वो क्या कह रहा है, कहां तक पहुंच गए थे? री इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड। हमने री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्ट कर लिया, उसकी रिसीट्स हैं 5। बस पढ़ते जाना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर आएंगे नहीं, क्लेम्स एट द एंड। ये बिगिनिंग था, ये एट द एंड है 30। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आनी नहीं, क्लेम पेड। क्लेम पेड कहां गए, कहां गए, कहां गए? 25। और री इंश्योरेंस क्लेम पेड एक और भी है, प्लस री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। इसके कितने क्लेम्स पेड हैं? 4। मैंने सभी चीजों को कहीं ना कहीं लिख दिया है। मैं साइड पर हो जाऊं क्या? अभी आगरा वाले बच्चे लिख रहे हैं और मोहाली भी बच्चे लिख रहे हैं, ग्वालियर भी लिख रहे हैं। ग्वालियर वाले तो बातें भी साथ साथ कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड। पटियाला वाले भी लिख रहे हैं। नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? कहता है जी प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन। क्या है देखें, कहता है ऑल डायरेक्ट रिस्क आर री इंश्योर्ड फॉर 20%। एक ये लाइन है जो आपको समझनी है बस। कह रहा है ऑल डायरेक्ट रिस्क आर री इंश्योर्ड
फॉर 20% ऑफ द रिस्क, मतलब ये जितना भी डायरेक्ट बिजनेस है उसको हम री इंश्योर करा देते हैं, कितना 20%। तो आइए जरा मुझे फटाफट से बताएं, इसका मतलब ये कि री इंश्योरेंस बिजनेस, मैं लिखूंगा लाल पेन से, माइनस री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड कितना है, उसने कहा 25% ऑफ डायरेक्ट बिजनेस, अभी लिखा नहीं है। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, कह रहे जी दिखने में दिक्कत है, री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड 25% ऑफ 50, तो कितना बच गया ये, दिस इज 12.5, दिस इज 12.5। ओपनिंग यूआरआर ऐड कर दिया है मैंने बेटे, लिखता हूं, मुंबई डोंबिवली अदर एक्सपेंसेस को आप ऑपरेटिंग मान सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, मुजफ्फरनगर बेटे, हमारे पास जितना भी डायरेक्ट बिजनेस है, जो लोग हमें डायरेक्ट बिजनेस देते हैं, उसका 20% हम किसी और को आगे बिजनेस देते, नहीं 25% है, 20 गलत हो गया, 20%, 10, उसका हम 20% किसी और को दे देते हैं। मैंने कर दिया ठीक। साउथ एक्सटेंशन बेटे रिपीट कर रहा हूं, आप चेक करिए, अगर मेरे पास कुछ लोग अपना इंश्योरेंस कराने आते हैं, तो जितने भी डायरेक्ट लोग आते हैं मैं उनमें आगे 20% री इंश्योर कर देता हूं, इसका मतलब ये है। और अगर इसका मतलब ये है तो हम अपने पास क्या करेंगे, हम अपने पास जितना डायरेक्ट बिजनेस है, हमने लोगों से 50 रुपए लिए, तो 20% मैंने आगे पे कर दिए, इसका मतलब ये हो गया। ओपनिंग यूआरआर ऐड नहीं होगा, ओपनिंग यूआरआर ऐड कर तो दिया है, कोहार्ट इनक्लेव ये ऐड कर तो दिया है। अच्छा, आपको मैं समझ गया, आपको ये छोटा दिख रहा है, ये लो, अब ठीक है बेटे। अच्छा, आइए फटाफट से मेरे साथ साथ हम चलते हैं। अच्छा, तो आपने एक काम तो ये कर दिया जी अपने पास, अभी मुझे और इसके अलावा बताएं कि इसके अलावा और क्या करना है। जब उसने कहा ऑल डायरेक्ट रिस्क आर रीइंश्योर्ड फॉर 20%, तो ये तो कर लिया। अब मुझे क्लेम में बताएं कि क्लेम के अंदर भी एक चीज घटित होनी चाहिए, री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। भाई अगर हम अमाउंट जो होगा, इधर दिखाना सौरभ, अगर मान लीजिए मैं 20% बिजनेस किसी और को दूंगा, तो मुझे क्लेम भी तो मिलेंगे वहां से, या क्लेम नहीं मिलेंगे, फटाफट से बताओ। क्या ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी और को बिजनेस दूंगा तो कोई और मुझे क्लेम देगा? तो जब मुझे क्लेम मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। तो डायरेक्ट अमाउंट जितना भी था 25 का 20%, कितना हो गया जी, फिर से 10। लेकिन ये तो कोई 5 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है। अरे नालायक, 5 होगा भाई, 10 कैसे हो सकता है नालायक? दिस इज, हाँ, कोहार्ट इनक्लेव है जो कह रहे थे 10 है। कोहार्ट इनक्लेव बेटे 25 का 20% इज इक्वल टू 5। अच्छा, आइए 6.25 कैसे निकाल दिया, ये लीजिए, ये है हमारा डायरेक्ट। बेटे डायरेक्ट की बात करेंगे बस, डायरेक्ट के ऊपर जो डायरेक्ट था उसका 20% री इंश्योरेंस वाले देंगे, उसका 20% री इंश्योरेंस वाले देंगे। हाँ, कटक कह रहे हैं सर ये तो समझ में नहीं आया। कटक बेटे इधर आओ, दिखाना। कटक, मैं लोगों से प्रीमियम लेता हूं, उसका 20% प्रीमियम मैं किसी और कंपनी को दे देता हूं, तो जब क्लेम मिलेंगे मुझको, तो क्लेम कैसे मिलेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि क्लेम भी मुझे पहले इस कंपनी के 20% मिलेंगे? भाई मान लीजिए ये डायरेक्ट लोग अपना क्लेम लेने आएंगे, तो मैं जो उन्हें क्लेम पे करूंगा, मैं 20% क्लेम भी तो लूंगा उसमें से। अगर मैंने टोटल 25 रुपए के क्लेम दिए हैं, तो 20% मुझे आगे से रिकवर हो जाएंगे। 25% होगा,
दिखाओ। मुंबई बेटे बताइए कहां लिखा है 25%? ये लिखा है ऑल डायरेक्ट रिस्क आर रीइंश्योर्ड फॉर 20%। आप कहीं इस 25 के झंझट में तो नहीं पड़ गए? ये तो कमीशन के लिए लिखा हुआ है। कमीशन की तो बाद में बात करता हूं मैं, पहले मैं तो ए पॉइंट को डील कर रहा हूं। ऑल डायरेक्ट रिस्क आर रीइंश्योर्ड ये लिखा है। इसका मतलब ये हो गया जितने भी डायरेक्ट रिस्क है वो 20% हम इंश्योर करवाते हैं। तो यहां पर मेरा डायरेक्ट बिजनेस कितना था? मेरा डायरेक्ट बिजनेस था 50, जिसका 20% हमने करा लिया री इंश्योरेंस। क्लेम दिए हमने 25 रुपए के डायरेक्ट, जिसका 20% हमने री इंश्योरेंस करा लिया। इसमें कहां दिक्कत आ रही है? बेटे अब वो एक बच्चा कह रहा क्लेम तो दोनों कंपनियां बियर करेंगी। नालायक, सुबह उठ के नंगे पांव हरी घास पे घुमा करो, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। ये बताओ, एक छोटे से प्रिंसिपल को नहीं समझ रहे, कह रहे हैं जी क्लेम तो दोनों कंपनियां देंगी। दोनों कंपनियां क्यों देंगी? कंपनी 1, कंपनी 2। मैंने कार का इंश्योरेंस करवा लिया तो मैंने इसको प्रीमियम पे किया, ये इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम आगे पे कर दिया और अल्टीमेटली मेरी कार इनके पास इंश्योर हो गई। मेरे को तो नहीं पता ना, मैं तो कंपनी के पास इंश्योरेंस कराया है। अब क्लेम मांगने की बारी आई तो इस कंपनी ने मुझे क्लेम दिया, तो क्या ये आगे से क्लेम लेगी? नहीं। कह रहे हैं नालायक नहीं नहीं हम वहां से क्यों लेंगे? अरे वहां से नहीं लेंगे तो फिर री इंश्योरेंस करवाया क्यों था? फिर हमने उसको प्रीमियम किस बात का दिया था? इसीलिए तो प्रीमियम दिया था कि तुम मुझे क्लेम भी देना। गुवाहाटी कह रहे हैं दोनों कंपनियों को दो। नालायक गुवाहाटी, चलूं गुवाहाटी जी? जिनका इंश्योरेंस नहीं कराया, हाँ वेरी गुड। पार्क एंड कह रहे हैं सर जिन लोगों ने कार का इंश्योरेंस ही नहीं कराया उन्हें क्लेम कैसे मिलेगा? उन्हें भगवान कृष्ण क्लेम देंगे। नालायक, उन्हें क्लेम क्यों मिलेगा? जिन्होंने कार का इंश्योरेंस ही नहीं कराया उसे कौन सी कंपनी देगी? क्वेरी बेकार है, क्योंकि इंश्योरेंस ही नहीं है तो कहां से क्लेम देंगे? नहीं लुधियाना जी, साफ साफ लिखा है कि हमारे पास ये किसके ऊपर है? डायरेक्ट बिजनेस की बात कर रहा है, इसलिए आप री इंश्योरेंस की बात नहीं करेंगे। ये हमारे पास क्या है? डायरेक्ट। अच्छा, मैंने 25% कहां लिखा है? मेरे को तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रही, मैंने 25% कहां लिख दिया? कह रहे हैं जी 25% क्यों लिखा है संगरूर? संगरूर जी मैंने कहीं नहीं लिखा 25%, ये भी 20% है, ये भी 20% है। दोनों जगह मैंने 20% ही लिखा है। अब मेरे ख्याल से अगर अननेसेसरी अब तंग करेंगे मुझको तो मुझे आपके सेस को इग्नोर करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ साथ और आगे चलते हैं। क्लेम अ कमीशन ऑफ 25% ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। वो कहता है जी ऐसा करिए, अब आप कमीशन की बात करिए। हाँ कोहार्ट इन क्लेम, क्लेम हमारे ड्यू हो गए होंगे जो हमने री इंश्योरेंस करवा रखा है, ऐसा हम मानते हैं। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, करनाल बेटे रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी को हम लोग यहीं पर लिखते थे, अगर आप भूल गए हो। यहां इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट लिखते थे, अगर आपको याद हो तो। अब भूल गए हैं तो बात दूसरी है। चलें जी, क्या आ गए? हाँ सर, अब तो आप सर आगे कृपा करके चल ही पड़िए, क्योंकि अब तो बड़ी ज्यादा देर हो गई है। मुझे सबसे पहले बताइए कि अब कमीशन के मामले में उसने क्या कहा है। कमीशन के बारे में उसने यहां पर बोला था provide 25% commission on reinsurance accepted and claim a commission of 25% on reinsurance ceded plus commission on reinsurance business accepted। कितनी कमीशन है? 25%। तो हमारा अमाउंट कितने का था बेटे? 5 रुपए का प्रीमियम है, प्रीमियम पर कमीशन लगती है। प्रीमियम कितने का है? 5 रुपए का। ये 5 रुपए मैंने कहां से उठाए हैं? यहां से उठाए हैं। कमीशन हमने
इस अमाउंट के ऊपर दिया है। ये अमाउंट कितना आ गया? 1.25। जैसे मेरी ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो मेरे पास ये सज्जन 5 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन पेड। 5 रुपए प्रीमियम पे कर रहे हैं। कोहार्ट इनक्लेव कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया। कोहार्ट में मैं जानता हूं आपको समझ में नहीं आया, ये मैं आपके लिए फोटो बनाई है। सतना बेटे, हाँ अब सारे के सारे कहेंगे सर समझ में नहीं आया। अरे भैया सतना, मैं समझा रहा हूं, कृपा करके जरा 2 मिनट दीजिए मुझको। सिलीगुड़ी, इस व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस करवाया, इसने 5 रुपए प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है। क्या इस 5 रुपए के ऊपर हमने एजेंट को कमीशन दी होगी कि नहीं दी होगी? भाई मेरे पास बताइए, ये व्यक्ति आया और इसने अपना इंश्योरेंस करवाया, बीच में एजेंट है, एजेंट ने कमीशन ली होगी। कमीशन ली होगी जो भी परसेंटेज है, किस पर कमीशन ली होगी? ऑन 5 रुपए प्रीमियम। भाई प्रीमियम पर ही कमीशन होती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जितना प्रीमियम लेती है उसी पर कमीशन मिलती है उनको। अब इस इंश्योरेंस कंपनी ने ये बिजनेस आगे किसी को दे दिया, री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। इसने ये बिजनेस किसी और को दे दिया। जब ये किसी और को देती है तो ये 5 रुपए किसी और को पे करती है, तो क्या कमीशन को रिकवर करेगी कंपनी के नहीं करेगी? बताइए फटाफट से। क्या हम उनसे बोलेंगे भाई साहब इस 5 रुपए के लिए मैंने इतनी कमीशन दी है, वो 5 तुम ले गए तो कमीशन मुझे दो तुम? बात समझ में आती है बेटे? कोहार्ट इनक्लेव, अगर मान लीजिए मैं ये पेन बिकवाने के लिए कमीशन देता हूं 5 रुपए, और मान लीजिए वो पेन मैं किसी और को आगे पासन कर दूं, तो कमीशन उससे रिकवर करूंगा। बोलूंगा मैंने ग्राहक पटाया, कितने रुपए के अंदर? ये खर्चा हुआ। अब ग्राहक मैंने तुम्हें दे दिया तो कमीशन तुम मुझे पे करोगे। मेरी बात समझ में आती है? वही चीज ये है। अब मुझे ये बताएं कि इस कंपनी ने दूसरी अदर इंश्योरेंस कंपनीज को क्या बिजनेस दिया? री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। उसने कितना बिजनेस दिया? उसने 10 रुपए का बिजनेस दिया, और उसने दूसरी कंपनी से री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, इसने कितने का बिजनेस लिया? 5 रुपए का। ये यहां पर लिखा है, इन्हें दिखा दो पहले। ये लिखा है कि डायरेक्ट बिजनेस है 50, री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड है 5, दूसरी कंपनियों से कितना बिजनेस लिया? 5, आगे किसी और को बिजनेस दे दिया 10। अब सवाल वाला कहता है जी इस पर भी 25% कमीशन है, इस पर भी 25% कमीशन है। बताइए अब आपको इसमें कठिनाई क्या आ गई? सवाल के अंदर आपको अच्छी तरह मालूम है कि उसने एक कमीशन तो दे दी है, उसने कहा जी इसके ऊपर भी 25% कमीशन लगनी है, इस पर भी 25% कमीशन लगनी है। तो बताइए अब क्या होना चाहिए? री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड का 25% का हम क्या करेंगे? हम उसमें ऐड कर देंगे, और इसके ऊपर 10 पर 25% का क्या कर देंगे? ये माइनस कर देंगे। जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर कह रहे हैं सर समझ में आ गया, आप क्यों हमारा दिमाग खा रहे हो? अरे भाई क्या करें, समझ में कई बच्चों को थोड़ा सा कम आता है, इसलिए वो धीरे धीरे चलते हैं। अब मुझे बताएं, ये हमने लिख दिया माइनस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, ये आ गया 10 का 25%, 2.50। चलो और देखते हैं और एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है। देखो भाई, ये ऑल डायरेक्ट क्लेम वाला पॉइंट हो चुका, ये कमीशन का पॉइंट हो चुका, इसका पॉइंट हो चुका। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दे रखी है, ये बैलेंस शीट के काम की बात है कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी कितनी है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। या आप इसमें चाहें तो इनकी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू कर सकते हैं। जब रीवैल्यू करेंगे तो जोन जोन सी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो रही है, आप उसके लिए गिरावट के लिए प्रोविजन बना सकते हैं। मैं आपको एडजस्ट करके दिखवा रहा हूं, क्योंकि उसने लिखा था एडजस्ट सेपरेटली फॉर ईच ऑफ दीज 2 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फटाफट से इन इन्वेस्टमेंट्स को हम रीवैल्यू करेंगे।
तो जरा देखिए, मेरे पास मार्केट वैल्यू है 105 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, और यहां लिखी हुई है बुक वैल्यू 105 100 रुपए। तो ये 5 रुपए से बढ़ गया। और शेयर्स कहां गए, शेयर्स कहां गए, शेयर्स कहां गए, शेयर्स कहां गए? शेयर्स लिखे हैं 20, और हमारे पास मार्केट वैल्यू 18, तो 2 लाख का इसमें नुकसान हो गया। तो मैं अपने पास इसको सिलीगुड़ी बेटे, सवाल में उसने चूंकि लिख दिया है कि एडजस्ट सेपरेटली, इसलिए हम एडजस्ट कर रहे हैं अपने पास। आइए मेरे साथ साथ हम अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट्स को रीवैल्यू करेंगे। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हो गया 2। ऑल्टरनेटिवली आप 3 भी ले सकते थे। और क्या चीज है भाई? और हमारे पास लिखा है प्रोवाइड करना है 65% इनकम टैक्स, वो बाद में प्रोवाइड करेंगे। तो पहले तो मैं इसके अंदर ढूंढता हूं नेट प्रीमियम कितना है। 55 5 45 माइनस क्लोजिंग यूआरआर 100%, तो टोटल हो गया 60। टोटल हो गया जी 60। क्लेम क्लेम हो गए, क्लेम का अमाउंट मैं ढूंढता हूं। सौरभ कैलकुलेटर अच्छा वाला लेके आओ। 25 माइनस 20 प्लस 34 माइनस 5, 34, फिर उसके बाद 6.25 माइनस 2.5, 3.75। जोधपुर बेटे, चूंकि रिवैल्यूएशन करना फंडामेंटली ठीक नहीं है, सवाल में लिखा था इसलिए हमने रिवैल्यू कर दिया, अन्यथा उसकी रिवैल्यूएशन आवश्यक नहीं है। तो अगर सवाल में वो ना कहता एडजस्ट कर दो तो मैं नहीं करता, बल्कि मैं तो बोलने भी ये लगा था इसे मत करो, लेकिन नीचे एक लाइन पढ़ ली मैंने कि एडजस्ट कर दें उसको, इसलिए मुझे एडजस्ट करना पड़ा। लेक टाउन बेटे, कंजर्वेटिज्म का रूल सवाल वाले नहीं लगाया, तो हमने क्या करना था उसमें। आइए मेरे साथ साथ 60 34 3.75, फटाफट से मुझे बताएं अब मुझे क्या करना चाहिए। बस अब क्या करना है बेटे, अब तो टोटल लगाना है 75.75 39 42.75। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आ गया 32.25, धन्यवाद जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32.25। बेटे पुराने जमाने में ये ग्रॉस की जगह नेट इनकम होती थी। ये पुराने जमाने में, ये फॉर्मेट साहब को मैं जो करवा रहा हूं वो 2002 के अमेंडेड है, उससे पहले यहां पर नेट होती थी। ये जो सॉल्यूशन दिया गया है आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा, नालायकों ने 2008 का सॉल्यूशन है, 2008 का सॉल्यूशन क्वेश्चन है ये, और उसमें उन्होंने यहां पर उसको नेट ले रखा है। ये उन्होंने कर दिया 10 जमा 5 15 माइनस 3, उन्होंने ग्रॉस लिखा ग्रॉस ही है, लेकिन टैक्स घटा दिया, उन्होंने नेट कर दिया। इसलिए आप उनका सॉल्यूशन छोड़ दें, हमें उनके सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि इसका आंसर कैसे कैसे होना चाहिए। ये हमारे पास आ गया जी टोटल इनकम 5 और 2 7, 39.25। खर्चा आ गया 11.25। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? बताओ जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 39.25 माइनस 11.25। खर्च ये आ गया जी 28।
जिस पर हम टैक्स लगाएंगे। कितने का टैक्स लगाएंगे? टैक्स का रेट दिया हुआ था क्वेश्चन में। दिस वाज 65%। इसका 65%, 18.2, 0.8, 9.8, दिस इज माई प्रॉफिट। अच्छा गलत हो गया, गलत हो गया, वो कहते हैं जी गलत हो गया, 2 माइनस का था। ये लीजिए, तो ये हमारे पास आ गया 35, तो फिर प्रॉफिट बदल गया। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 35.25 माइनस 11.25, ये आ गया 24। अब ठीक है जी, दिस इज 24। 24 के ऊपर आ गया 65%, 15.6 माइनस 24, 8.4, टोटल आ गया 18.4। हम बेटे कर रहे थे पिछली क्लास में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जिसमें कुछ चीजें आपको लिखवाई भी थी। अभी पहले वो दिखा दो। गाजियाबाद टीडीएस को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट्स में। क्या मैं आगे चल सकता हूं? अब ये हमने चर्चा करनी थी आज, क्या मैं चर्चा स्टार्ट कर सकता हूं? कोहाट कह रहे हैं नो, गिरीश पाक कह रहे हैं यस, गुवाहाटी यस, डिस्ट्रिक्ट सेंटर यस, हाजरा यस, गंगानगर नो। चलो मेरे ख्याल से अब सब कह रहे हैं स्टार्ट कर लो। पिछली क्लास में एक सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट था बेटे। कुछ नए बच्चे क्लास में आए हुए हैं आज, जिनकी पहली क्लास है। आज उनको कोई भी टॉपिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अगली क्लास में वो लोग ज्वाइन करेंगे। आज अपने पास आप जो करने जा रहे हैं वो हम सिर्फ यही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो न्यू स्टूडेंट्स को हमने आज नहीं बुलाया था, किसी ने आपको गलत जानकारी दे दी है आने के लिए। आइए जी मेरे साथ साथ, और मैं डिस्कस कर रहा था पिछली क्लास में सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। बेटे बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना है। अगर ये बात पहली बार में समझ में आ जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप उसे 2-3 बार में मेहनत करें। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन चाहूंगा। यहां पर से जो बच्चे भी पटियाला, आखिरी में जो बातचीत चल रही है बंद कर दें। पटियाला बातचीत, लक्ष्मीनगर बिल्कुल शांत। आइए जी, मैंने आपसे कहा था कि बेटे समाज के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट की थी चर्चा। ये मैंने कहा था कि बेटे अगर एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो बाकी सब लोगों को दुख होता है, लेकिन उसकी आर्थिक तंगी का कोई समाधान नहीं मिलता। उसने उसका परिवार जूझता है, वो कुछ परेशान रहता है। हाँ, ओवर द टाइम वो नॉर्मल होता चला जाता है। वैसे ही क्या होता है, कुछ बाद में किसी और की डेथ होती है वगैरह वगैरह, जिसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट बनाया गया, जिसके अनुसार एक इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब बनाई गई, जिसका नाम हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसे जिम्मा दिया गया कि इन लोगों से प्रीमियम कलेक्ट करो, इन लोगों से प्रीमियम कलेक्ट करो। अब प्रीमियम जो कलेक्ट करेंगे, बहुत सारा प्रीमियम कलेक्ट होगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कलेक्ट करती है 75,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम। बाप रे बाप, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास कितने करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा होता है? 75,000 करोड़ रुपीस का। अब ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसमें से 2-4-5 हजार करोड़ अपने पास कैश रख लेती है, और बाकी 70,000 करोड़ वो कहां पर लगा देती है?
वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगाती है। आप जानते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इनकम ज्यादा होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इनकम कम होती है। जनकपुरी बेटे फिक्स नहीं है, ये मैंने आपको पिछले साल का डेटा दिया है, इस साल और भी ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था क्या आप जानते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में इनकम ज्यादा मिलती है? सिलीगुड़ी कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में ज्यादा क्यों मिलती है? क्योंकि अगला व्यक्ति उसे परमानेंट फाइनेंस मान के अच्छा इंटरेस्ट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बताइए कि मेरे को पैसों की आवश्यकता आन पड़ी, आप मुझे कह रहे हैं हफ्ते का लोन दूंगा, ललित कह रहा है मैं 1 महीने का लोन दे दूंगा। मैं आपसे कहता हूं भाई साहब थोड़ा लोन ज्यादा समय का दो, वो क्या आप कह रहे हो नहीं। ललित कहता महीने भर का लूंगा लेकिन ब्याज ज्यादा लूंगा, तो मैं बोलता हूं ठीक है यार ज्यादा ब्याज ले ले, लंबा समय मिले। इसका मतलब सिलीगुड़ी हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा अच्छी इनकम होती है, तो मुझे यहां पर इनकम होना शुरू हो जाती है। नाउ दिस इज माई इनकम, ये मेरे पास इनकम आ गई। मान लेते हैं इनकम का रेट है 10%, तो कितनी इनकम आ गई जी? 7,000 करोड़ रुपए की इनकम आ गई। इंश्योरेंस कंपनी के पास इतने करोड़ की इनकम आ गई। कर दिए मैंने खर्चे भी, इसमें से 2,000 करोड़ के मैंने खर्चे कर दिए। अब ये मैंने खर्चे भी कर दिए तो बचत कितनी हो गई? 5,000 करोड़ की बचत हो गई। इतने में ही पता चला कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। अब जब कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है तो हमने क्या किया, ये 5,000 करोड़ हमने इनके परिवारों को बांट दिया। फिर भी ध्यान रखना पैसे बच जाएंगे, क्योंकि इन तीनों को हम जो देंगे उसके बाद ही पैसे बच जाएंगे। मान लो मैंने इनको बेनिफिट्स पे कर दिए 3,000 करोड़ रुपए के, तो भी बचत हो गई 2,000 करोड़ रुपए की। ये बेसिक धंधा है, ये धंधा है। सर ये कैश क्यों रखते हैं? वो रखना जरूरी होता है, लॉ के हिसाब से लिक्विड होना चाहिए, कोई अचानक आपदा आए तो पैसे होने चाहिए। इसका मतलब ये कि हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है। अब सुनिए मेरी बात को, ये जिन लोगों ने पैसे दे रखे हैं, जिन लोगों ने पैसे दे रखे हैं, इनको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वट एवर दे हैव पेड वो सारा का सारा इन्वेस्टेड है। फाइनली ये पैसा इनको वापस मिल भी जाएगा। इसका मतलब ये लोग कभी भी परेशान नहीं होते, क्योंकि इनकी इनकम में से हमने इनकी मदद की है, और अल्टीमेटली इनका पैसा इनको वापस 10-12 सालों बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 70,000 करोड़ और ये 5,000 करोड़ बाद में इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हेंस हर एक का पैसा वापस मिल गया और इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल गई। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी हर आदमी ने जितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी को दिए, जितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी को दिए, वो उसे वापस भी मिल गए, और साथ में इंश्योरेंस भी सबका करके रखा हमने। तो ये लोग जो थे चिंता मुक्त रहे, इन्हें ये था कि चलो ठीक है। और हमने करा क्या, सिर्फ इसके पैसे की इन्वेस्टमेंट की कमाई इन परिवारों को दे दी। इसका मतलब ये कि हमारे पास अल्टीमेटली किसी का नुकसान नहीं है। इसी को बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। ये सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसके अंदर हम लोग सबको सुरक्षा देते हैं। बात समझ में आती है? आगरा बेटे आप कहें जी सबकी डेथ हो जाए, ऐसा केस अभी तक तो हुआ नहीं। डेथ रेट 1% 2% है, इसलिए आप कहें सर 100% डेथ हो जाए तो दिस इज हाइपोथेटिकल केस। फिर जब सबकी डेथ हो जाएगी तो कंपनी की भी डेथ हो जाएगी, बात खत्म हो गया। फिर डेथ के बाद तो शांति ही शांति है, फिर कोई झंझट ही नहीं है। असल में डेथ में 2-4% की डेथ होती है, इसलिए झंझट रहता है पीछे। सबकी डेथ हो जाएगी तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। हाँ, पूना कह रहे हैं सर थोड़ा सा हमें कम समझ में आया। पूना बेटे थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें आपको कहां दिक्कत है? पूना ऐसा करते हैं कि आप इसको इमेजिन करें अपने साथ कि आपने किसी को, अब ये पूना मैंने राम बना दिया है जो आपका संबोधन करेगा। पूना राम ने अपना इंश्योरेंस कराया तो इसने भी तो प्रीमियम पे किया होगा। मान लो 20,000 पे इसने कंपनी को प्रीमियम दिया होगा। कंपनी ने इसको आगे इन्वेस्ट कर दिया और 20,000 के ऊपर कंपनी ने अपनी प्रॉफिट जनरेट किए। उस प्रॉफिट से उसने अपने खर्चे पे किए, उसी प्रॉफिट से उसने इन तीनों परिवारों को पैसे पे किए, और वही प्रॉफिट कुछ बचा हुआ भी है। इस आदमी को हमने इंश्योर भी कर दिया और इसका पैसा अभी तक सेव है।
यानी हमने इसका पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बस फर्क इतना है कि इसके पैसे पर, इन्वेस्टमेंट पर इनकम ये खा रही है और तो कुछ नहीं है। यानी इसके पैसे पर जो इनकम हो रही है वो ये खाए चली जा रही है और अल्टीमेटली उस इनकम में से इन परिवारों की हेल्प कर रहे हैं और तो कुछ भी नहीं है। सिलीगुड़ी बेटे, मेरे ख्याल से हम टॉपिक को भटक रहे हैं। वो कह रहे हैं सर ऐसा करके बताइए जब सबकी डेथ हो जाएगी तो क्या होगा। आई डोंट बिलीव कि दिस इज क्वेरी वर्थ डिस्कसिंग इन क्लास। ठीक है, आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं सर सबकी डेथ हो जाएगी तो क्या होगा। जब सबकी डेथ हो जाएगी तो ना कोई क्लेम लेने वाला होगा ना कोई देने वाला होगा, इसलिए द क्वेश्चन इज टोटली हाइपोथेटिकल। अच्छा, हाँ, पूना कह रहे हैं क्या राम को उसका पैसा पूरा मिल जाएगा। जी, जब 15 साल 10 साल का इंश्योरेंस होगा तो उसको उसका पैसा पूरा मिल जाएगा, निश्चिंत रहें। साउथ एक्सटेंशन कहते हैं सर अगर अर्थक्वेक आ जाएगा तो, भाई अर्थक्वेक आ जाएगा अभी तो 75,000 करोड़ में, क्या अभी तक जितने अर्थक्वेक आए हैं धरती खत्म हो गई क्या। इतने लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है, 2% की जगह 4% की डेथ हो जाएगी, 5 की डेथ हो जाएगी, 100% डेथ नहीं हो सकती है। इसलिए दिस इज टोटली इररेलेवेंट क्वेरी। अच्छा, आगे चलते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोग अननेसेसरी रुक रहे हैं इसके अंदर। आप कॉन्सेप्ट को समझने के बजाय उस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई जबरदस्ती के पॉइंट निकाल रहे हैं। द पॉइंट इज अदरवाइज दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि व्हाट हैपेंस टू दिस प्रॉफिट्स। 5,000 करोड़ और 3,000 करोड़ मैंने ये बचाया जो उसके बाद ये 2,000 करोड़ जो बच गया, इसको क्या हम वापस इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जी, इसका मतलब राम को जो उसका पैसा कंपनी के पास बच गया उसका 95% इन्हें मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि इनको अल्टीमेटली राम को, जिसे हम बोलते हैं ब्याज, वो ब्याज नहीं मिलेगा इसको, इसे बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा इसके अंदर। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि इसको इसका 20,000 भी मिलेगा और साथ में इसको बोनस भी मिलेगा, जो उसका बोनस बनता है बोनस भी मिलेगा। हमने ये ब्रॉडली बता रखा है, इसके आगे कुछ नहीं। उसका पैसा सारा। लक्ष्मी नगर बेटे, आप कृपा करके, आपको मैं अच्छा बच्चा मानता हूं, अब कह रहे हैं जी डेथ होने के कितने दिनों बाद पैसे मिलते हैं। मैं आपको यहां पर कोई डेट्स नहीं समझा रहा कि कितने दिनों बाद पैसे मिलते हैं, इसलिए बी वेरी वेरी रियलिस्टिक इन योर क्वेरीज। जब बाकी तो लॉस हुआ ही नहीं तो मनी बैक क्यों। मथुरा बेटे, मुझे आपकी बात समझ में आई नहीं है, बट स्टिल हमने आपको बताया कि अगर ब्रॉडली, अब मैं इसमें एक काम करता हूं ना, अभी भी नालायकों को कठिनाई है। कोहाट इनक्लेव का सहस बंद कर दो क्योंकि वो कुछ और बातें कर रहे हैं, जबकि मैं उनसे कह रहा हूं कि आप मेरी बात को कंसंट्रेशन से समझें। इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्या दिए, हमने पे किया प्रीमियम। कितने साल तक पे करने वाले हैं हम? पे करने वाले हैं 15 सालों तक प्रीमियम। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास बड़े सारा प्रीमियम इकट्ठा होता रहेगा एवरी ईयर और वो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करती रहेगी, उसकी इन्वेस्टमेंट परचेज करती रहेगी, उसकी इन्वेस्टमेंट से हमको इनकम मिलेगी, इनकम में से हम क्लेम पे कर देंगे, जिनकी मृत्यु हो गई उसी में से हम खर्चे पे कर देंगे और जो प्रॉफिट बच जाएगा हम उस प्रॉफिट को बोनस के नाम से वापस इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आप ये बताएं, जो कई बच्चे कह रहे हैं डबल चीज है, डबल कुछ नहीं है। हमने इनकम में से खर्चे की पे किए, बाकी बोनस हमने इनको पे कर दिया, ये पे हो गया, तथा ये इन्वेस्टमेंट भी जब रियलाइज होगी तो ये भी उन्हीं को मिलेगी, ये भी उन्हीं को मिलेगी। तो इसका मतलब वट एवर आर इंश्योर्ड, जितने भी लोग इंश्योर्ड हैं वो लोग क्या ले रहे हैं, वो जितना पैसा पे करते हैं वो वापस इनको मिल जाता है, तथा इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का 95% भी मिल जाता है। तो अल्टीमेटली दीज पीपल आर कॉल्ड पॉलिसी होल्डर्स। ये पॉलिसी होल्डर्स हैं जो इस तरह से काम करते हैं। चलो, हाँ जालंधर बेटे, इस व्यक्ति ने पैसे दिए,
क्या ये इतना कठिन है जालंधर? मुझे कई बार अपने पर डाउट होता है। मैं बार बार सोचता हूं जालंधर कि मेरे समझाने में कहां कमी रह रही है कि एक बिल्कुल सीधी बात को समझने से जालंधर इनकार कर देते हैं, कह रहे हैं ये क्या झंझट है, इसमें कोई झंझट नहीं है। यहां पर इस आदमी ने पैसे कंपनी को दिए, कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिए, इनकम में से खर्चे पे कर दिए, क्लेम पे कर दिए, जो बच गया उसका 95% लोगों को वापस कर दिया। जब उनकी इन्वेस्टमेंट रियलाइज होगी तो वापस कर दी जाएंगी, इसमें क्या दिक्कत है? अभी लेक टाउन हम आगे चलेंगे तो समझा पाऊंगा ना, अभी इतने पर ही कई बच्चों के तोते उड़ गए हैं। अच्छा चलिए, आए जोधपुर जी, मेरे ख्याल से हमको आगे चलना चाहिए। अच्छा, अपनी क्वेरीज को कृपा करके, अब जो कई बच्चों ने क्या सोचा, उनको लगा हम सारी पॉलिसियां ही समझ लेते हैं। जैसे नागपुर ने कहा है सर हम एंडोमेंट पॉलिसी ले ले, ये मनी बैक पॉलिसी। मैं एजेंट नहीं हूं, मुझे नहीं पता है कौन सी पॉलिसी लें और कौन सी नहीं। कई पॉलिसीज हैं, उन्होंने नाम रखा है जीवन बीमा, जीवन सुरक्षा, जीवन दीपक, जीवन लालटेन, कई ऐसे नाम है। अब मुझे आप क्यों ऐसा कहते हैं? क्या मैं आपकी जीवन सुरक्षा बीमा के लिए यहां पर खड़ा हूं? मुनीमगिरी सिखाने के लिए आया हूं, धंधे की बात सिखा रहा हूं आपको, आप धंधा नहीं सीखना चाहते। हाँ जी, हाँ बोकारो कह रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, उसकी इनकम तो हमें हर साल मिलती है नालायक। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, उसकी इनकम तो हर साल मिल रही है, उस इनकम में से हम पे करते हैं। हाँ, कोहाट इनक्लेव कह रहे हैं छोड़ो जी अन्ना की बात करो, अन्ना की बात भी करेंगे। अच्छा आगे चलते हैं। ओके, अब मेरी बात को आगे सुनना। अब सवाल उठता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी जो है, ये इंश्योरेंस कंपनी अगर ऐसा करेगी तो ये इंश्योरेंस कंपनी पर देश का कानून कुछ और भी कहता है। हाँ, इस इंश्योरेंस कंपनी के बड़े सारे शेयर होल्डर्स हैं, ये लीजिए, दीज आर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी के मालिक। लॉ कहता है, हिंदुस्तान का कानून कहता है कि शेयर होल्डर्स को इस कंपनी को 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। लॉ है साहब। इसका मतलब किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होगी? मिनिमम शेयर कैपिटल होगी 100 करोड़। इसका मतलब इस इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 करोड़ की कैपिटल होनी जरूरी है। अब ये इंश्योरेंस कंपनी इस 100 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेगी। इसका मतलब ये कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी लेगी। सर ये 100 करोड़ क्यों रखा हुआ है? साहब हम चाहते हैं इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली जो है उसके पास कुछ अपना पैसा भी होना चाहिए। तो न्यूनतम कितना पैसा होना चाहिए? 100 करोड़। तो शेयर होल्डर से पहले अगर मान लीजिए मैं बजाज इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाता हूं तो हमने पहले 100 करोड़ धंधे में डाले होंगे। और मजे की बात है इसकी भी हम इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेते हैं और इस इन्वेस्टमेंट पर भी इनकम आती है। इस पर भी क्या आती है? इनकम। क्या ये इनकम भी हम इनको देते हैं? ना 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 ना। इस इनकम में जो बाकी का 5% जुड़ना है, जो ये 5% था, वो वाली इनकम भी जोड़ दी जाती है। एंड दिस इज द प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स। इसका मतलब प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स ये होता है। अब आपको मेरी बात समझ में आती है? इसका मतलब ये हो गया कि एक हमारे पास पॉलिसी होल्डर्स है और एक हमारे पास शेयर होल्डर्स है। अगर आप ध्यान से देखें तो शेयर होल्डर्स हैव इन्वेस्टेड सर्टेन मनी इन द कंपनी और वो अपनी पैसे पर कमाई करते हैं तथा 5% का धंधा करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को फायदा है तो सिर्फ एक ही फायदा है। वो क्या फायदा है उनके शेयर होल्डर्स को? कि वो अपने पैसे पर कमाई खुद करते हैं तथा दूसरों के पैसे पे मात्र 5% कमाई करते हैं। बहुत बड़ा रकम है बेटे, 5% भी छोटा नहीं है, बहुत बड़े अमाउंट बन जाता है, करोड़ों के अंदर आता है ये। इसका मतलब अल्टीमेटली दिस इज बिकमिंग द प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर। ये हमारे पास बात। अलीगढ़ जी, अलीगढ़ का सेस बंद कर दें।
कि अलीगढ़ वाले सैस की सुविधा को लेना नहीं चाहते। अच्छा, शेयर, हाँ पूना कह रहे हैं सर ये शेयर होल्डर वाली बात क्या है। पूना बेटे, क्या कोई कंपनी भी बनती है बिना शेयर होल्डर्स के? नहीं बनती ना। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरेंस कंपनी भी कहीं ना कहीं पर पहले शेयर होल्डर से पैसा उठाती है। तो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर और फिर उसके ऊपर जो इनकम आती है वो देते हैं। बोकारो कह रहे हैं सर दोबारा से बताना। बोकारो बेटे, इसको दोबारा से कैसे बताया जाए? मेरे हिसाब से तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, लेकिन नालायक इतनी बार रिपीट कराते हैं कि जिनको समझ में आया वो भी बेचारे चक्कर में पड़ जाते हैं कि मुझे समझ में आया भी है क्या, क्योंकि बाकियों की समझ में नहीं आया है। वो कहते हैं इतना झंझट वाला कॉन्सेप्ट तो था नहीं, पता नहीं ऐसी कौन सी ज्ञान की बात है जो भी वो कह रहे हैं समझ में नहीं आया। ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। इस कंपनी को पहले बनाया गया होगा तो इसके शेयर होल्डर्स होंगे, इसके शेयर होल्डर्स होंगे। हमारे देश का कानून आईआरडीए कहता है इन कंपनियों की कम से कम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़। तो अगर मान लीजिए इसकी कैपिटल 100 करोड़ होनी चाहिए तो ये 100 करोड़ कौन लगाएगा? ये इन्वेस्ट करेंगे शेयर होल्डर्स, दीज आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। ये 100 करोड़ लगाएंगे और ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस 100 करोड़ से के क्या परचेज कर लेगी? इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर लेगी 100 करोड़ की। इससे उसको इनकम होना शुरू हो जाएगी। बताओ कितनी इनकम लिख दूं? किन्होंने पूछा था? यमुना नहीं, यमुना नगर तो कह रहे हैं। हाँ जी, बोकारो बेटे आप बताइए। जनकपुरी, सीधी सीधी बात करते हैं बेटे, लेकिन अब कईयों को समझ में नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं। अब इसके ऊपर इनकम मान लेता हूं मैं 10 करोड़ की इनकम आ गई। अब रुको इसके साथ। अब इस कंपनी ने अपने ऐड देनी शुरू करी और लोगों से कहा मेरे पास इंश्योरेंस करवाने आओ। तो कुछ लोगों ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के पास जाकर अपना इंश्योरेंस करवा लिया। दीज आर कॉल्ड पॉलिसी होल्डर्स, दीज आर कॉल्ड पॉलिसी होल्डर। अब इन्होंने भी इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दिए। कितने पैसे दिए? मान लेते हैं 1000 करोड़। इन्होंने भी 1000 करोड़ रुपए दे दिए। भोपाल बेटे आपकी समझ में आ गया, लेकिन कईयों की नहीं आया तो मुझे पढ़ाने दें उनको भी। अब 1000 करोड़ को भी इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट कर देती है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है। 1000 करोड़ उसने इन्वेस्ट कर दिया, वो थोड़ा लिक्विड रखती है, बाकी इन्वेस्ट कर देती है। इस पर भी उसको इनकम होती है। कितने की इनकम मान लेता हूं? इस पर उसको इनकम होती है 100 करोड़। उसे इनकम होती है 100 करोड़। और फिर इसमें से वो माइनस कर देती है क्लेम। किसी को क्लेम देने हैं, जैसे 20 करोड़ के क्लेम दे दिए, कुछ वो खर्चे माइनस करती है, 20 करोड़ के खर्चे माइनस कर दिए, तो 60 करोड़ का उसे अल्टीमेटली प्रॉफिट हो गया। 60 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। 60 करोड़ में से वो 95% निकाल करके बोनस देती है। तो बताओ जरा 60 का 95% कितना हो गया? 57। तो 57 करोड़ रुपीस का वो क्या करती है? वो बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसका ना ये 57 करोड़ इनको मिल गए, वापस मिल गए। और भूल मत जाना 1000 करोड़ भी नहीं गई है, कोई हमने मांग नहीं ली है, वो भी नहीं गई है। और 5% जो बच गया, वो कितना बच गया? 3 करोड़। वो 3 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स के हैं। तो शेयर होल्डर्स की इनकम कितनी हो गई? 13 करोड़। और ये इन्हें मिल जाएगा बाय द नेम कॉल्ड डिविडेंड, कि कंपनी डिविडेंड बांट देगी अपने शेयर होल्डर्स को। वो 13 करोड़ का डिविडेंड देगी। एक तो आपको धंधा सिखाया कि इंश्योरेंस कंपनी का धंधा ये है। नहीं बेटे, रिजर्व मेरठ, दिस इज क्वाइट एलिमेंट्री। इसमें रिजर्व वगैरह जगह जगह पर बनेंगे, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर इस सिक्योरिटी कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता क्या? बेटे सिक्योरिटी कंपनी कौन सी आ गई इसमें?
चलो अब आ गया जी। हाँ, संगरूर कह रहे हैं जी बोनस टू पॉलिसी होल्डर पहली बार सुना है। अच्छा, आप में से कोई बच्चा इंश्योरेंस एजेंट को जानते होंगे पक्का पक्का, क्योंकि आप लोग सब सीए कर रहे हैं। किसी का कोई जानकार है इंश्योरेंस कंपनी में? तो मुझे आप बताएंगे कि बोनस का क्या रेट चल रहा है, क्योंकि एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो सुना ही पहली बार है, संगरूर कह रहे हैं। तो बेटे आपका होमवर्क है कि अगली क्लास में अपने जो आपके एजेंट है उनसे पूछ कर आएंगे कि भाई बोनस का क्या रेट है। रेट मतलब इस साल बोनस कंपनी किस रेट से दे रही है, तो आप मुझे अगली क्लास में बताने वाले हैं बोनस का रेट क्या है, या ब्रेक में पूछ लेना फोन करके, ठीक है। आइए जी, चलो मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया कि ये अमाउंट है। हिसार का सहज बंद कर दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता हिसार इसके बाद भी आपको दिक्कत है। अगर अभी भी समझ में नहीं आए हिसार, तो नजदीक के मंदिर में चले जाएं, बिकॉज खाली हिसार ही मेरे लिए सेंटर नहीं है, मेरे साथ 152 सेंटर है। आई डोंट थिंक कि मैं थर्ड टाइम इसे रिपीट कर सकता हूं। आइए जी, अब सवाल यह है कि इसके अंदर हम लोगों को करना क्या होता है। बेटे जो शेयर होल्डर्स हैं इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसके लिए बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो ये है इसे बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट। दिस इज रेवेन्यू अकाउंट। ये बन जाता है हमारे लिए रेवेन्यू अकाउंट। तो ये रेवेन्यू अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस है। जरा फटाफट से इसका फॉर्मेट देखेंगे, हम इसका फॉर्मेट कराने वाले हैं। देखें बेटे, अब फटाफट से शुरुआत से पढ़ते जाएंगे। फॉर्मेट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट्स, पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट्स। बेटे रेवेन्यू अकाउंट को पॉलिसी होल्डर अकाउंट कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है? इधर देखें, क्या मैं इसे पॉलिसी होल्डर अकाउंट कह सकता हूं? ध्यान से देखें, ये पॉलिसी होल्डर्स का ही सब कुछ कंटेंट रखता है। ये इनकम भी पॉलिसी होल्डर की है, खर्चे भी पॉलिसी होल्डर के हैं, क्लेम भी पॉलिसी होल्डर के हैं। क्या मैं कह सकता हूं दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड पॉलिसी होल्डर अकाउंट एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर्स अकाउंट? इसके दो और भी नाम हो गए। आइए वापस, अगर ध्यान से देखें तो इसमें कुल मिलाकर क्या है, दिस इज योर इनकम, ये हमारी इनकम्स है, और ये हमारे पास खर्चे हैं, यहां से लेकर यहां तक खर्चे हैं। अगर हम प्रॉफिट देखें तो इनकम में से मैंने सारे खर्चे माइनस कर दिए, तो क्या निकला है मेरे पास? प्रॉफिट्स। इस प्रॉफिट में से 95% तो हो गया बोनस। जो बाकी का प्रॉफिट बच गया वो कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ये चला गया पीएनएल में, जिसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के अंदर उनका प्रॉफिट आ गया, उनकी इनकम आ गई। जरा ढूंढ सोच के बताना, थोड़ा नजदीक जाओ सौरभ, जरा सब बच्चे बताओ, ये इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट जो ये मैंने लिखा है शेयर होल्डर्स का, सोच के बताओ ये कौन सा इंटरेस्ट इनकम होगी? क्या ये शेयर होल्डर्स वाले इन्वेस्टमेंट का है या पॉलिसी होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट का है? ये इंटरेस्ट किस इन्वेस्टमेंट का होगा? वेरी गुड। जोधपुर, मेरठ, भोपाल, इंदौर, ये शेयर होल्डर्स वाले का है। यानी यहां जो इनकम आ रही है, ये जो इनकम आ रही है, ये वाली इनकम, ये इनकम किस इन्वेस्टमेंट पे है? जो शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर है ये। कुछ और भी इनकम है तो जोड़ दीजिए, कुछ खर्चे हैं अगर तो हटा दीजिए, और बैलेंस हमने निकाल दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये छोड़ो, अभी ये पता नहीं, मैंने बताया नहीं क्या चीज है, इसको छोड़ देते हैं अभी। ये मैंने आपको इतना ब्रॉड आइडिया दिया अभी तक। एक मजे की बात है कि टैक्स दो बार लगा है, एक तो टैक्स लगा है यहां पर और एक टैक्स लगा है यहां पर। ध्यान से देखो मेरे साथ साथ, दिखाना सौरभ, जरा मुझे फटाफट से बताओ, मैंने 10 के ऊपर टैक्स लगा दिया, मैंने 3 पर टैक्स लगा दिया, क्या कोई अनटैक्स्ड चीज तो नहीं जा रही इसके अंदर? आपको लगता है कि 95% का टैक्स का क्या हुआ? जरा फटाफट से बताओ, 95 के टैक्स का क्या होगा? इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि हमने अल्टीमेटली 3 करोड़ पे टैक्स लगा दिया, 10 करोड़ पे टैक्स लगा दिया। इसके टैक्स क्या करेंगे?
इसके ऊपर टैक्स जो लगता है वो यहां पर लगता है। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो यहां टैक्स आता है बेसिकली वो इस 57 करोड़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन पर आता है। बात समझ में आती है? इसका मतलब टैक्स दो बार क्यों है? क्योंकि कुछ प्रॉफिट्स पॉलिसी होल्डर का है वो अपना टैक्स पे करेंगे, कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर का है वो अपना टैक्स पे करेंगे, दोनों अपना अपना टैक्स पे करेंगे। बोकारो यहां पर कोई सेक्शन 80C का कोई झंझट नहीं है। 80C तो जो हमारे पास आ रहा है वो एक अलग इनकम टैक्स की धारा है। अच्छा, हम अब एक काम करेंगे, हम इसके इसी पॉइंट को समझने के लिए कुछ सवालों की मदद लेंगे। आइए मेरे साथ साथ लिखें, इसके अंदर लिखें कैलकुलेट, या प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपेयर। ये एग्जाम्पल है, प्रिपेयर RA&P&L फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आपने आरए और प्रॉफिट लॉस बनाना है। मैं आपको ब्रॉड आइटम्स दूंगा इसके अंदर। नंबर 1 प्रीमियम इनकम 50,000, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट ब्रैकेट में शेयर होल्डर्स 2,000, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट ब्रैकेट में पॉलिसी होल्डर्स 3,000। फिर हमने कहा कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, खर्चों के अंदर हम बात कर रहे हैं, जो खर्चे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10,000, बेनिफिट पेड ₹15,000। और मैंने कहा जी इंक्रीज इन वैल्यूअर्स लायबिलिटी, इंक्रीज इन वैल्यूअर्स लायबिलिटी 2,000। और मेरे ख्याल से इतना बहुत है, बस इतने से ही काम करना हमने। लेक टाउन बेटे आपको हमेशा लिखा मिलेगा कि ये इनकम पॉलिसी होल्डर्स की है कि शेयर होल्डर्स की है। नहीं लिखा मिलेगा तो ये पॉलिसी होल्डर्स की होगी, शेयर होल्डर्स की नहीं होनी चाहिए। भोपाल कोई भी और इनकम बेटे जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स वो भी आ सकता है। मुजफ्फरनगर अब हम उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे तो वैल्यूअर्स लायबिलिटी इसमें आएगा। इंदौर बोनस में से टैक्स घटा होता है बेटे। हावड़ा अभी हम पहुंचे नहीं बेटे इंटरिम बोनस पर, पहले इसको समझ ले, हम फिर उस पर आएंगे। चलूं क्या मैं आगे? हाँ सर आगे चलिए। हाँ गुवाहाटी अभी डिस्कस करेंगे बेटे, वैल्यूअर्स लायबिलिटी डिस्कस करेंगे, आप निश्चिंत रहें। ये लीजिए, ये मैंने बना दिया रेवेन्यू अकाउंट्स, माने पॉलिसी होल्डर्स का अकाउंट। तो फटाफट से मैं लिखता हूं जी, सबसे पहले तो प्रीमियम 50,000, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट। ये बताओ इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट यहां पर कौन सा आएगा, फटाफट से बताओ। इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट कौन सा वाला अमाउंट आएगा, 2,000 या 3,000? वेरी गुड। मेरठ, संगरूर, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर नालायक, पंचकुला नालायक, दिस इज 3,000। ये अमाउंट आएगा पॉलिसी होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट लॉस में जाएगा, उसे यहां पर कहां ले आए। ये भी ग्रॉस है, ग्रॉस का मतलब है बिना टैक्स काटे हुए, कुछ लिखा नहीं तो सब ग्रॉस ही दे रखा है इसके अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो हो गया टोटल, टोटल आ गया जी 53,000।
फिर उसके बाद आता है नंबर 2, कमीशन। इस क्वेश्चन में कोई कमीशन की मैंने बात ही नहीं करी आपसे। हाँ, वेरी गुड लक्ष्मी नगर। नंबर 3, नंबर 3 दैट वाज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ललित बाहर देखो, जीन में दिक्कत है। हाँ जीन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज। और इसमें कोई चीज नहीं है, मैंने टोटल लगा दिया 10,000। फिर आ गया क्लेम माने बेनिफिट पेड। बेनिफिट पेड, बेनिफिट पेड कितने हैं जी? 15,000। ये इंक्रीज इन वैल्यूअर्स लायबिलिटी है, इंक्रीज इन वैल्यूअर्स लायबिलिटी। अभी बताते हैं ये क्या है, इंक्रीज इन वैल्यूअर लायबिलिटी। अभी आप फॉर द टाइम बिंग इसे खर्चा मान लें। मैंने आपको इसे यहां पर लिखवा भी रखा है, आप कृपा करके उसे देखें। प्रीमियम, इंटरेस्ट, अदर इनकम, कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेशन, बेनिफिट पेड, इंटरिम बोनस, चेंज इन वैल्यू और लायबिलिटी। मैंने आपको अभी केवल और केवल यहां पर इसे लिखवा दिया। बेनिफिट पेड बेटे क्लेम को बोलते हैं। पिछली क्लास की बातें भूल गए क्या बेटे? इंदौर, संगरूर और भोपाल मैंने बताया भी था पिछली बार कि पहले इसे क्लेम बोलते थे और ऊपर आता था, अब ये यहां आता है इस नाम से, बेनिफिट पेड के नाम से। अच्छा, अभी मैंने इसको समझाया नहीं है क्या है, अभी समझाएंगे, लेकिन पहले मैं जरा ना फॉर्मेटिंग कर लूं अपने पास। 15 और 2 17,000। तो मुझे फटाफट से बताइए प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट आ जाएगा 53 माइनस 27, 23, 26,000 इज आर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो गया? 26,000। मुझे आप बता सकते हैं बोनस कितना होगा? बोनस निकालो जी। बोनस होगा हमारे पास 26,000 का 95%, 24,700। तो बैलेंस पीछे क्या बच जाएगा? ट्रांसफर टू P&L माइनस 26,000। 1,300 इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया प्रॉफिट फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट 1,300। और मुझे खर्चे वर्चे बताओ जरा, यहां पर कोई इनकम बताओ। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट 2,000। खर्चे कोई है नहीं है, तो व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट? मैंने कोई टैक्स वैक्स भी नहीं डाला इसमें। 3,300 इज द नेट प्रॉफिट। मुझे अब इसको और आगे डिटेल में ले जाना। मैंने एक ब्रॉड सा आपको सवाल करा दिया, जिससे आपको जो मैं समझा रहा था पता चल गया भाई ऐसे ऐसे ये फॉर्मेट होता है इसका। मैं आगे चल पड़ूं क्या? गिरीश पाक कह रहे हैं हाँ। जयपुर बहुत इजी है बेटे। हाँ जी, संगरूर 95% फिक्स्ड है। हाँ जी, कोहा टैक्स हर एक चीज पर लगता है, टैक्स सरकार छोड़ती नहीं। आपको पता तो है सरकार कैसी है, फिर बताओ। लेक टाउन में अगर नहीं बताया जाएगा कि कोई खर्चा किसका है, तो हमेशा खर्चा इसका होगा, इसका खर्चा हमेशा बताया जाएगा। आइए जी मेरे साथ साथ, अब जरा मेरी बात को सुनेंगे, फटाफट से सुनना। मुझे प्रीमियम का बताना जरा, मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे सब बच्चे बताओ प्रीमियम आप कैसे निकालते थे? क्या डायरेक्ट बिजनेस का प्रीमियम निकालते थे? हाँ बिल्कुल लेते थे सर। री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड लिखते थे? हाँ बिल्कुल लिखते थे। यहां पर भी री इंश्योरेंस है, री इंश्योरेंस सीडेड माइनस कर देते थे? बिल्कुल सर माइनस कर देते थे। तो ये क्या निकल कर आता था? नेट प्रीमियम। ऐसा ही था? बिल्कुल ठीक। इसमें क्या करते थे?
ऐड कर देते थे ओपनिंग URR और माइनस करते थे क्लोजिंग URR, तो क्या बन जाता था हमारे पास? ये आता था प्रीमियम का इनकम। ऐसा ही था ना? इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। इतने पार्ट को हमने कहा दिस इज प्रीमियम, और इन दोनों को मैंने कहा चेंज इन वैल्यू और लायबिलिटी। इसका मतलब ये कि ये हमारी चेंज इन वैल्यू और लायबिलिटी है, ये हमारा प्रीमियम है, और कुछ नहीं है। इसलिए घबराइए मत, जिसे आप पहले यहीं पर एडजस्ट करते थे अब ये अलग एडजस्ट होगा। सर तो ये हमारे पास URR नहीं कहलाता, लाइफ इंश्योरेंस में ये कहलाता है वैल्यूअर्स लायबिलिटी, और ये भी कहलाता है वैल्यूअर्स लायबिलिटी। सर इसका मतलब ये कि हमने इसको नाम दे दिया ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू और लायबिलिटी। मैंने कहा सर ओपनिंग प्लस होना है, क्लोजिंग माइनस होना है। साहब प्रीमियम वॉज योर इनकम, इनकम में ये जोड़ा था ये घटाया था, ये मैं खर्चे लिख रहा हूं, तो खर्चों में उसको उल्टा लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ऑल्टरनेटिवली यू कैन सिंपली से ओपनिंग वैल्यू और लायबिलिटी इज योर इनकम, क्लोजिंग वैल्यू और लायबिलिटी इज योर एक्सपेंस। तो यहां मैंने एक्सपेंस में एक्सपेंस लिख दिया, इनकम माइनस कर दी, और कुछ नहीं किया हमने। इसका मतलब ये कि ये इनकम था, तो अगर मैं इसे खर्चे में लिखूंगा तो उल्टा लिखूंगा, अगर खर्चे में लिखूंगा तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, अगर मान लीजिए मैं इसे खर्चे वाली साइड लिखूंगा तो उल्टा लिखूंगा, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये बन जाता है इंक्रीज इन वैल्यू और लायबिलिटी। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इसे यहां पर ऐसे लिख रहे हैं? बिकॉज इन केस ऑफ लाइफ, इन द केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ये आपके रेट फिक्स होते थे 50%, 100%, दे आर नॉट फिक्स्ड फॉर लाइफ। लाइफ में ये पता नहीं होता, इसलिए ये हमेशा किसी बाहर के व्यक्ति से वैल्यू कराना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम है वैल्यू और लायबिलिटी। इसका मतलब ये इन द केस ऑफ मेरीन फायर द रेट्स वर गिवन, बट लाइफ इज अ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। लाइफ के अंदर बहुत लंबा इंश्योरेंस है, कारों में तो 1 साल का इंश्योरेंस था, लाइफ बहुत लंबी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम यहां पर कभी भी रेट नहीं लगाते। We go to the valuer and valuer does the calculation part for us. That is the reason we call it values liability. ये ultimately क्योंकि हमारे पास complicated है, यहां पर बाद में आती है हमारे पास, और कुछ नहीं है। भोपाल बेटे ये वैल्यूअर जो होते हैं, दीज आर एक्चुरीज। एक्चुरी एक व्यक्ति होता है जो वैल्यूअर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, जो बता देता है कि कितने रुपए का अमाउंट इसको कंपनी को तैयार करना चाहिए। क्योंकि ये टेक्निकल था इसीलिए यहां से हमने हटा दिया, इसे हमने यहां से हटाकर डायरेक्ट यहां डाल दिया और इसको बाहर भेज दिया हमने अपने पास, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है सर, तो ये इंक्रीज इन वैल्यू और लायबिलिटी का मतलब क्या था? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वॉज इक्वल टू 2000, ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है। क्या ये उल्टा भी हो सकता है? यस, ये उल्टा होता तो डिक्रीज होता, डिक्रीज होता तो नेगेटिव वैल्यू बन जाती है हमारे पास ये नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा चंडीगढ़ जी, आप मुझे बताएंगे आपकी क्वेरी क्या है? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको फिर से वही समस्या शुरू कह रहे, जरा फिर से बताओ क्या चीज है ये। अच्छा अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी अगली बात को भी हम समझ लें कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग और कैसे कैसे काम करेंगे। मैंने आपको ब्रॉड आइटम दी है, लेकिन कुछ नोटिंग्स बताना शुरू करूंगा आपके साथ। जींद बेटे बताइए कहां दिक्कत है? जींद जी, वी नीड टू टेल मी द क्वेरी। आइए मेरे साथ साथ, और मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं अपने पास। नोट नंबर भी दे रहे थे क्या हम? नोट नंबर तो नहीं दे रहे थे, फिर हम क्या करें? मैं एक सवाल में ही लेकर चलता हूं उस बात को। आप नोट लिखें जरा। नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, ये नोट 1 है, नोट नंबर 1।
कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। जरा फटाफट से देखें, प्रीमियम अगर निकालना हो तो कैसे कैसे ढूंढें। तो लिखें प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस प्लस प्रीमियम ऑन RIB एक्सेप्टेड minus premium on RIB seeded plus consideration for annuity, consideration for annuity plus renewal premium, single premium is equal to premium income। इसमें समझाने वाली बात ये तीन तो नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो आपको पहले से पता है। ये तीन आपके लिए हो सकता है नई चीजें हो, अभी समझाते हैं। नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम्स, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम्स। तो लिखें डायरेक्ट बिजनेस क्लेम्स री-इंश्योरेंस बिजनेस क्लेम्स minus RIB seeded claims plus annuity plus surrenders plus surveyor fees plus legal expenses for claims plus reversionary bonus is equal to claims। Note, commission and operating expenses are same as in general insurance। क्लेम के साथ ऑब्लिक लिख देना बेनिफिट पेड, इसको बेनिफिट पेड भी कहा जाता है, बेनिफिट पेड। अगर हमें कहीं समझना है तो समझना क्या है, हमारे लिए नई चीजें क्या है, ये हमारे लिए नई चीजें हैं जो मैंने डिस्कशन के लिए रखनी है आपके साथ। इसके साथ ही मेरा सारा डिस्कशन फिर समाप्त हो जाएगा, तो मैं फिर आगे चल सकता हूं। हाँ जी, अगर लिख लेंगे तो मुझे बताएंगे।
हाँ जी बेटे, लिख लिया। तो मैं आपके लिए एक एडवर्टीजमेंट ढूंढ रहा हूं, अगर मिल जाए तो मैं आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखाना चाह रहा हूं जिसके अंदर वो आपको थोड़ा एन्युटी प्लान्स के बारे में बताएंगे। हाँ जी, आपके सामने अभी एक एडवर्टीजमेंट आने वाली है। हम उस एडवर्टीजमेंट को जरा देखेंगे। फटाफट से आप अपनी स्क्रीन पर देखें एक एडवर्टीजमेंट। पापा, मैं बड़ी होके ना ये बनूंगी, पर काम क्या करूंगी? आप गर्मियों की छुट्टियों में राजू मामा से मिलने जाते हो ना, वैसे ही एस्ट्रोनॉट बनकर आप चंदा मामा से मिलने जाओगे। ट्रेन में? नहीं बेटा, आप रॉकेट में जाओगे। उसकी टिकट तो बहुत महंगी होगी ना। एक प्लान है। बताओ। टिकट राजू मामा लेके देंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा है। और एक प्लान है, जब तक आप बड़ी हो जाओगी ना, पापा बहुत सारा ढेर सारा पैसा जमा कर लेंगे। ये अच्छा प्लान है। न सर झुका है। ट्रिपल इंश्योरेंस बेनिफिट के साथ चिल्ड्रंस प्लान्स फ्रॉम HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। सर उठा के जियो। हाँ जी बेटे, ये एक एडवर्टीजमेंट देखी आपने। अब एक और एडवर्टीजमेंट देखेंगे और फिर मैं इन दोनों एडवर्टीजमेंट के बीच अंतर निकलवाऊंगा आपसे। तो एक एडवर्टीजमेंट आपके सामने अभी आई थी, हम इस एडवर्टीजमेंट की तुलना करेंगे कुछ देर बाद दूसरी एडवर्टीजमेंट के साथ, जो कि अभी आपके सामने आने वाली है। जो ये एडवर्टीजमेंट अभी बच्चे के बारे में चल रही थी, उसमें यह था कि पैसा इकट्ठा करना। वो कह रही है जी मामा जी से पैसे ले लो। और जब असल में आपको क्या बताऊं, मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, बताता हूं वैसे आपको। वो तारक मेहता का चश्मा आता है ना, उल्टा चश्मा, जो उल्टा पहन के घूमता है वो। जब किसी आदमी को कहा जाता है कि अपने साले से पैसे ले लो, बड़ी दिक्कत की बात है, बड़ा झंझट है इसके अंदर। बेचारा जेठालाल वहीं से परेशान घूमता रहता है, उसकी पत्नी सुंदर 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 लगी रहती है। मैं आपको अब यहां वही कह रहा था, बच्चा कह रहा जी राजू मामा से पैसे ले लो, तो काम खत्म था उस आदमी का। लेकिन आप देखेंगे एक और ऐड। हाँ, क्यों? देखो, मैं ले आया। पागल तो नहीं हो गए? कितने के हैं? अरे कुछ भी नहीं। नहीं लौटा। अब बहुत शुभ दिन है, वो वैलेंटाइंस डे। इस दिन जो लोग प्यार करते हैं ना, ये एक दूसरे को कुछ न कुछ देते। अब इस उम्र में कहाँ पहनूंगी हीरा? अरे हीरे को क्या पता तुम्हारी उम्र। SBI लाइफ इंश्योरेंस के लाइफ लॉन्ग पेंशन्स, ताकि प्यार के बीच पैसों की कमी ना आए। लो भाई, ये दूसरी जो एडवर्टीजमेंट देखी आपने, ये थी पेंशन प्लान की एडवर्टीजमेंट। जो आप दूसरी एड देख रहे थे वो पेंशन प्लान की एडवर्टीजमेंट थी। साहब, हमारे देश में दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। अभी तो मेरे को एक एड मिली नहीं। उस एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, वो कह रहा है कि अपनी पत्नी से कह रहा है जी इस तरह करके पैसे नहीं है, अब बर्तन धोने वाली या पता नहीं कपड़े धोने वाली बाहर से मत रखो, खुद ही धो लिया करो। तो वो कहती है तो मुझे अपने घर से क्यों लाए थे, ये दिन दिखाने के लिए? वो कह रहे नहीं, सिंगापुर घुमाने के लिए। याद आ रहा आपको एक एडवर्टीजमेंट? पेंशन प्लान की एडवर्टीजमेंट है वो पेंशन प्लान की एडवर्टीजमेंट है। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें आती हैं। साहब, दो तरह के इंश्योरेंस के प्लान बिकते हैं। दो तरह के प्लान बिकते हैं। एक प्लान में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है तुम मुझे पोटली दो, नोटों की भरी हुई। कंपनी कहती है तुम मुझे पोटली दो, गिव मी पोटली एंड आई विल पे बैक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। मैं तुम्हें उसमें से कुछ कुछ पैसे पे करती रहूंगी। इसका मतलब हम ये इंश्योरेंस कंपनी को हम पे करते हैं। दिस इज पेड टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को हम ये पे करते हैं और बदले में इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये देती है। जो अभी आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही थी बूढ़े आदमियों की, बूढ़े आदमी की जो एडवर्टीजमेंट थी वो यही वाली एडवर्टीजमेंट थी,
जहां पर बूढ़ा व्यक्ति अपनी इस पेंशन में से अपनी पत्नी को अंगूठी लेकर देता है या सिंगापुर घुमा कर लाता है। ये बूढ़े आदमियों की है। और याद करो बूढ़े आदमियों के एडवर्टीजमेंट, मुझे फटाफट से बताओ कोई और एड याद कराएं। भाई मोहाली में शायद कोई सज्जन आ गए हैं। वैसे तो मैं मानता हूं मेरे सारे बच्चे ही बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि बूढ़े व्यक्तियों की एडवर्टीजमेंट बताओ। एक और एड याद दिलाता हूं बूढ़े आदमियों की। बच्चे को स्कूल दादाजी छोड़ने जा रहे हैं अपने फिएट गाड़ी के अंदर, और उसमें बच्चा कहता है पिताजी से, मतलब दादाजी से, कि दादाजी मैं जब स्कूल से वापस आऊंगा तो क्या मुझे तुम आइसक्रीम लेकर दोगे? वो कहता है हाँ, मैं तुम्हारे को आइसक्रीम लेकर दूंगा। और वो जब वापस आता है बच्चे को लेने के लिए, तो बड़े सारे बच्चे आइसक्रीम खाने वाले आ जाते हैं। याद आ रही है आपको? मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको इस तरह की चीजें एडवर्टीजमेंट में याद होंगी। जितनी भी बूढ़े आदमियों के एडवर्टीजमेंट है इंश्योरेंस कंपनी की, वो सारी ये है, क्योंकि बूढ़ों के पास ही पैसे होते हैं। ओ माय गॉड, क्योंकि बूढ़े आदमी के पास ही पैसे हैं और उसे पैसों की आवश्यकता खत्म हो गई है, उसे सिर्फ उसकी लगातार इनकम चाहिए। बूढ़ा आदमी कहता है मुझे पोटली नहीं चाहिए, मुझे इनकम चाहिए। ये बूढ़े आदमियों के प्लान्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड पेंशन प्लान्स। इन्हें बोलते हैं पेंशन प्लान। ये है पेंशन प्लान। सर इसका कोई नाम रखो। मैंने कहा किसका नाम रखो? ये चीज को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एन्युटीज। ओके, दिस इज कॉल्ड एन्युटीज। ये होती है एन्युटी। और ये क्या है? इसे बोलते हैं कंसिडरेशन फॉर एन्युटी। तो बूढ़ा आदमी पहले क्या करता है? कंसिडरेशन फॉर एन्युटी ग्रांटेड। बूढ़ा आदमी पहले इंश्योरेंस कंपनी को बड़े सारे पैसे देता है और बाद में इंश्योरेंस कंपनी से लगातार पैसे लेता है। अच्छा, अब जवान आदमियों की दिखाता हूं। इससे पहली एडवर्टीजमेंट जो दिखाई थी वो जवान आदमी की थी। उसकी छोटी सी गुड़िया थी जिसके बारे में चर्चा चल रही थी। उसमें क्या होता है कि वो जवान आदमी पैसे देता रहता है, और इंश्योरेंस कंपनी उसे बाद में पोटली देती है भरे हुए नोटों का। ओ माय गॉड, जानते हो इंश्योरेंस कंपनी पोटली देती है। जवान आदमी के पास शुरुआत में पोटली देने को नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि जवान आदमी अभी कमाई धमाई कर रहा है, इसलिए उसके पास पैसे है नहीं। वो अपनी महीने के महीने इनकम में से कुछ पैसे देता रहेगा और आखिरी में उसे इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे दे देगी। दीज आर कॉल्ड, जिसे आप चिल्ड्रन एजुकेशन बोलते हैं या पेंशन उसको बोलते हैं, इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं। इन सब का अमाउंट जो होता है, दीज आर कॉल्ड प्रीमियम 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 प्रीमियम, एंड दिस इज कॉल्ड क्लेम 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 क्लेम। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये हो गया इंश्योरेंस कंपनी लेती क्या है? ये वो लेती है प्रीमियम और वो लेती है कंसिडरेशन फॉर एन्युटी ग्रांटेड, और वो देती क्या है? क्लेम तथा एन्युटीज। ओ माय गॉड, तो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है एन्युटीज एंड क्लेम। अब मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इधर आ जाइए। ये है प्रीमियम, ये है प्रीमियम जवानों से लिया हुआ, और ये है प्रीमियम बूढ़ों से लिया हुआ। इसका मतलब ये कि मैंने अपने पास ये दो प्रीमियम लिए हैं। ये है क्लेम जवानों को दिए हुए, और ये है क्लेम बूढ़ों को दिए हुए। इसका मतलब ये कि हमने अपने पास ये अमाउंट देना है। बात 100 में आती है और तो कुछ नहीं है। हाँ, लेक टाउन कह रहे हैं बच्चों के लिए। लेक टाउन बेटे, बच्चों की कोई कमाई नहीं है, इसलिए उनकी कभी एडवर्टीजमेंट भी नहीं आती है। उनके तो हमेशा खर्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई। एक और ऐड याद करता हूं। एक पिताजी बैठे हैं आराम से, तो उनकी बिटिया जो पास हो गई है वो भागती भागती आती है, कहती पिताजी पिताजी मैं एमबीबीएस में पास कर गई। लेकिन साथ में उदास हो जाती है। वो कहती है अब मैं क्या करूं, इसमें तो 10 लाख रुपए फीस है। तो पिताजी कहते हैं चिंता मत करो बेटी, कोई है
जो तुम्हारे लिए पैसे जोड़ रहा है, मालूम है? और वो कहता है सर उठा के जियो। भाई ये तो बड़ी सारी एडवर्टीजमेंट है। एक बूढ़ा आदमी ट्रेन से नीचे उतर रहा है, याद है? ट्रेन से नीचे उतरता है तो बेटा उसको हाथ बढ़ाकर कहता है पिताजी आओ मैं नीचे उतार दूं। तो कहता हूं मैं अपने आप उतरूंगा, और वो बूढ़ा खुद नीचे उतरता है और पीछे से धुन आती है, ना सर झुका है कभी ना झुकेगा कभी, सर उठा के जियो। HDFC इंश्योरेंस प्लान, ये सारे के सारे जितनी चीजें हैं साहब, जितने बूढ़ों के हैं वो सारे एन्युटी प्लान हैं, जितने जवान हैं उन सबके इंश्योरेंस प्लान हैं। आगे उनके नए नए नाम हैं, चिल्ड्रन प्लान है, जीवन बीमा, जीवन निगम, जीवन निवेश, जीवन ये पता नहीं क्या क्या है। हमको उन झंझट में नहीं पड़ना, ये मैंने मीनिंग बताना था। आई होप अपनी मीनिंग को हम समझ पा रहे हैं। रिन्यूअल प्रीमियम, कुछ मेरे जैसे नालायक भी होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा प्रीमियम देना भूल जाते हैं। अब मैं अपनी ही बात बताता हूं। हाँ लो एक एडवर्टीजमेंट और मिल गई है, वो आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। डैड, नई कार लेने में ही भलाई है। वो भी बड़ी वाली। बड़ी क्यों? क्योंकि तुलिका शर्मा चाहती है कि उसके डैड स्टाइल से ट्रैवल करें। एक्स्ट्रा पैसे तेरा डैड देगा क्या? नहीं, मेरे डैड की बेटी। इतने पैसे आए कहाँ से? रिलैक्स डैड, प्लान किया है। पर बेटा। प्लीज डैड। अरे क्या हुआ? कार बड़ी हो गई और बेटी भी। यूनिट लिंक सेविंग प्लान्स फ्रॉम HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। जिम्मेदारी निभाओ आज भी कल भी। सर उठा के जियो। सर उठा के जियो, ठीक है। बात जो चल रही थी उसको हम फिर बताएंगे, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा था बीच में। जो मैं अपनी बात कर रहा था उसको सुनिए। मैं अक्सर प्रीमियम देना भूल जाता हूं, ड्यू डेट आती है। असल में मेरी लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके अंदर शायद पता नहीं, वैसे तो रिमाइंडर्स आते हैं लेकिन मेरे पास कभी आते नहीं, पेमेंट कराना भूल जाता हूं। और जब ध्यान आता तो लगता है भाई 2-3 साल हो गए मैंने पैसे जमा नहीं कराए, तो फिर मैं अपने स्टाफ को भेजता हूं जाओ जरा लेकर आओ। तो वो इंश्योरेंस कंपनी मुझसे कहती है कि साहब ऐसा है, पहले तो बताओ आप जिंदा भी हो कि नहीं। तो मैं अपना मेडिकल और कई चीजें देता हूं, तो मुझसे वो कुछ ना रिवाइवल के पैसे लेते हैं। कहते हैं आपकी पॉलिसी रिवाइव कराई है, तो रिवाइवल के पैसे लेते हैं। नंबर 2, एक और भी चीज है। अब मान लीजिए मेरे 15 साल हो गए इंश्योरेंस के, मुझे लेकिन पैसे नहीं चाहिए, तो मैं उसको रिन्यू कर सकता हूं अगले पीरियड के लिए। इसका मतलब रिन्यूअल, रिवाइवल, इसके बदले में जो कंपनी चार्जेस लेती है वो हमारे पास यहां पर आता है। बात समझ में आती है? चलिए आगे। रिन्यूअल मतलब क्या हो गया? पॉलिसी को फर्दर ले जाना है, फॉरवर्ड करना है, तो रिन्यूअल हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी इसके पैसे लेती है, रिन्यू करने के पैसे लेती है, रिवाइव करने के पैसे लेती है, ये वो है। कई लोग कहते हैं साहब मेरा दिमाग मत चाटो, मैं बार बार पैसे नहीं दे सकता। ये मत कहो कि हाँ हम हर महीने हर साल देंगे। वो कहता है एक बार पैसे लो इंश्योरेंस कंपनी को, दोबारा फोन मत करना। इसका मतलब ये कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है तुम इंश्योरेंस का प्रीमियम देना चाहते हो, कह रहा है एक बार दूंगा, बार बार ना दूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, इकट्ठा ले जाओ 15 साल का सारा प्रीमियम है। पूना बता रहा हूं आपको, पूना एक ही बार। कोई रईस ज्यादा है, कह रहा है मेरे को तंग मत करो, इकट्ठा प्रीमियम उठाओ 15 साल का, दैट इज सिंगल प्रीमियम। इसका मतलब ये हो गया कि इंश्योरेंस कंपनीज के पास प्रीमियम जो आता है वो सिंगल प्रीमियम भी होता है। मतलब कई लोग एक ही बार बड़ा सा प्रीमियम दे देते हैं, कई लोग टुकड़ों में देते हैं, पॉलिसी रिन्यू कराते हैं, रिवाइव कराते हैं। ये बूढ़े आदमियों से पैसे मिलते हैं, ये जवानों से हर महीने हर साल मिलते हैं, ये अमाउंट हमारे पास आता है। यहां तक ठीक है? ये 3 चीजें। इसमें और जनरल इंश्योरेंस में क्या अंतर आ गया? जनरल इंश्योरेंस के अंदर ये चक्कर नहीं थे, और जनरल इंश्योरेंस के अंदर इसके स्थान पर यूआरआर था जो यहां पर नहीं है। वो यूआरआर कहां पर आएगा? किसी और में आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास आ गया जी बेनिफिट पेड के बारे में, जो आप इसे बोलते हैं दैट इज एन्युटी। अब ये सरेंडर क्या है, जरा सरेंडर को जान ले।
कभी आपने सुना है बेटे? कम से कम 12th में तो सुना होगा, हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर का मतलब क्या होता है? वी डोंट वांट टू कीप द पॉलिसी, वी कैन सरेंडर इट। अगर हम पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे? हम उसको अपने पास रिकॉर्ड कर डालेंगे। किसके अंदर रिकॉर्ड कर देंगे? नालायक लेक टाउन। अगर मान लीजिए हम पॉलिसी सरेंडर कर देंगे तो जितनी सरेंडर वैल्यू है वो इंश्योरेंस कंपनी उसे पे कर देगी, और उसे पे कर देंगे तो उसे अपने पास हम यहां डाल देंगे। इट्स एज गुड एज क्लेम। बस कई लोग अपनी पॉलिसी को जल्दी बंद करना चाहते हैं, तो उनको बंद करने पर जो कंपनी मैच्योरिटी पर पैसा देने वाली थी वो जल्दी दे देती है। इट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। हाँ जी बेटे, ये हमारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे इन उसमें था JLP के अंदर था कोहार्ट इनक्लेव, यानी कि कंपनी इज पेइंग द सरेंडर वैल्यू। वहां पर लोगों को मिलता था, यहां कंपनी पे कर रही है। सर्वेयर एक्सपेंसेस और लीगल एक्सपेंसेस तो पहले से ही है। रिवर्सनरी बोनस एक नया आ गया। रिवर्सनरी बोनस क्या है? ये लीजिए, मुझे फटाफट से बताओ 95% प्रॉफिट किसको मिलना है? फटाफट से बताओ 95% प्रॉफिट किसे मिलना है? पॉलिसी होल्डर्स को मिलना है। 95% पॉलिसी होल्डर्स को पैसा मिलना है। उन्हें पैसा कैसे मिल सकता है? नंबर 1, हम उनको कैश में पे कर देते हैं। कंपनी कैश में उनको पे करती है। मुझे फटाफट से बताना, क्या आप जानते हैं आपके घरों में कभी बोनस आया है? वैसे आप में से बहुत सारे बच्चे इंश्योर्ड होंगे। मुझे फटाफट से बताओ, क्या आपको कभी भी बोनस का चेक घर पर आया है? ना, कभी भी नहीं आया। बट ये एक ऑप्शन होती है। असल में क्या होता है, जैसे जनरली इंश्योरेंस कराते हैं हम लोग, तो हम ये ऑप्शन लेते नहीं है। लेकिन अगर ये ऑप्शन ले लें तो आपके घर में अपने आप हर साल बोनस का चेक आना शुरू हो जाएगा। तो आपके माता पिता ने आपका इंश्योरेंस कराया होगा और उसके अंदर उन्होंने पूछा होगा इंश्योरेंस कंपनी ने कि बोनस आप कब लेना चाहते हैं, तो आपके पिताजी ने या माताजी ने कहा होगा कि हम इनका बोनस अभी नहीं लेना चाहते, हम अपने बच्चों का बोनस मैच्योरिटी पर लेना चाहते हैं। तो ऐसा जनरली इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहां पर अभी भी हम सब इंश्योरेंस को अपना एक सेविंग का माध्यम मानते हैं कि चलो सेव हो रहा पैसा तो हर साल क्या पैसा लेना है, बाद में इकट्ठा ले लेंगे, कुछ ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। रिवर्स बाद में हमको पैसा कुछ ज्यादा मिल जाता है। ये बोनस या तो मिल सकता है हमको नगद अभी, या मिल सकता है ऑन मैच्योरिटी। ऑन मैच्योरिटी मतलब जब पॉलिसीज उसका समय समाप्त हो जाएगा तो उसे मिल सकता है ऑन मैच्योरिटी। ध्यान रखना, यहां मिलेगा तो कम मिलेगा, यहां मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब आप लोग के जब इंश्योरेंस आप लोगों का भी जो हो रखा है उसमें आपके माता पिता ने ये वाली स्कीम ले रखी है, क्योंकि जनरली सब लोग यही वाला अमाउंट लेकर चलते हैं। एक इसे बोलते हैं रिवर्सनरी बोनस। रिवर्सनरी बोनस ये कब मिलता है? ये क्लेम के साथ देती है कंपनी। जब उनके 15 साल पूरे हो जाते तो कंपनी उनके क्लेम के साथ ये बोनस पे कर देती है। इसे बोलते हैं रिवर्सनरी बोनस। और तीसरे तरह का बोनस होता है जहां पर आपको बोनस ना तो मिलता है नगद, ना मिलता है मैच्योरिटी पर, कंपनी आपसे आपका प्रीमियम का अमाउंट रिड्यूस कर देती है। वो आपका प्रीमियम का अमाउंट रिड्यूस कर देती है और कहती है पैसे कम दे दो, बात खत्म, ना मैं आपको पैसे दूंगी ना आप मुझे पैसे देंगे। हरिद्वार नो क्लेम बोनस बेटे ऐसा कुछ नहीं होता। नो क्लेम बोनस तो हमारी कार का इंश्योरेंस कराने के वक्त का अमाउंट होता है। रिवर्सनरी का मतलब है उधार। उधार का मतलब क्या हो गया कि ये पैसा बाद में कंपनी वापस करेगी। अच्छा, हम अपने पास डिस्कस कर रहे थे कि बोनस 3 प्रकार का है। इसे लिखिए मत, ये मैंने आपको लिखवा रखा है, ये देखें। बोनस और नजदीक आओ। Bonus can be given in cash every year. Bonus can be by reduction of premium. या bonus can be given at maturity called reversionary bonus. इसका मतलब ये 3 तरह के बोनस हो सकते हैं। क्योंकि ये बोनस क्लेम के साथ मिलता है, इसीलिए इस बोनस को हम क्लेम के साथ जोड़ देते हैं। इसीलिए हम अपने पास क्लेम के साथ रिवर्सनरी बोनस को जोड़ देते हैं। ये रिवर्सनरी बोनस है। बाकी 2 बोनस अलग हैं, वो अलग दिखाए जाएंगे। ये बोनस हमारे पास रिवर्सनरी है, इसलिए हम इसको रिवर्सनरी दिखाएंगे।
अच्छा, तो हमने अपने पास अंबाला ये कहा दीज आर क्लेम, ये एन्युटीज क्या होती हैं, इसके बदले में एन्युटी देते हैं। कई लोग अपनी पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं तो उनको सरेंडर वैल्यू देनी पड़ती है, और साथ में ही अपने पास क्लेम के साथ हम लोग मैच्योरिटी का बोनस देते हैं जो उनका रिवर्सनरी बोनस होता है। यह एस्पेक्ट हमारे पास था। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा सा इससे आपकी क्लैरिटी और हो जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं, हम धीरे धीरे चल रहे हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 6.23। क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 6.23, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17, पेज नंबर 6.23। पढ़िए जी। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। क्लेम पेड अपॉन डेथ 40,000, क्लेम पेड अपॉन मैच्योरिटी 80,000, क्लेम्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड 10,000, क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 5,000, सर्वेयर एक्सपेंसेस 2,000, रिवर्सनरी बोनस 8,000, कमीशन पेड 9,000, री-इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 40,000, री-इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एट द एंड 5,000, री-इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, रिसीवेबल एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर 2,000 रुपीज। आइए कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट पेड। नंबर 1, सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या लिखा है जी, क्लेम्स पेड अपॉन डेथ। डेथ पर कितने पैसे दिए, 40,000। तो कुछ लोगों की डेथ हो गई इसलिए पैसे देने पड़ गए, कुछ लोगों की पॉलिसी मैच्योर हो गई, उनके 15 साल हो गए, उन्हें पैसे दे दिए हमने। कितने रुपए, 80,000। अभी कुछ क्लेम्स देने भी हैं, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स एट द एंड। कितने क्लेम्स देने हैं एट द एंड, 10,000। तो 10,000 रुपए भी देने बाकी हैं, डेथ हो चुकी है या मैच्योरिटी हो चुकी है, हमने दिया नहीं है। फिर उसके बाद क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ओपनिंग बैलेंस 5,000। ये तो पिछले साल के हमने इस साल पैसे दे दिए होंगे। हावड़ा बेटे, प्रीमियम को रिड्यूस कर देना ये भी एक तरीका हो गया ना बोनस को पहुंचाने का। जैसे मैं आपको बोनस कैसे देता हूं, आपकी फीस कम कर दूं तो बोनस मिल गया आपको। लक्ष्मीनगर बोनस कंपनी इन्वेस्ट कर देती है आगे। हाँ जी, जबलपुर बोनस इनकम ही है, चाहे मैच्योरिटी पर मिले चाहे पहले मिल जाए। अंबाला रिन्यूअल प्रीमियम का मतलब होता है कि 15 साल बाद आप अगला फिर 15 साल का इंश्योरेंस कराना चाहते हो तो यू अगेन पे द प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल प्रीमियम। आइए उसके बाद देखते हैं सर्वेयर एक्सपेंसेस। सर्वेयर एक्सपेंसेस हैं ₹2,000। फिर उसके बाद हमारे पास है रिवर्सनरी बोनस। इसे जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, फटाफट से बताइए। क्या रिवर्सनरी बोनस को जोड़ें या नहीं जोड़ें? हाँ सर, जोड़ना तो चाहिए कायदे से। तो वेरी वेरी गुड, रिवर्सनरी बोनस। रिवर्सनरी बोनस कितने का है, ₹8,000। कमीशन पेड ऐड कर दूं कमीशन को कि नहीं ऐड करूं, फटाफट से बताएं। क्या कमीशन इसमें आएगी? सर कमीशन थोड़ा ना आती है क्लेम में। री इंश्योरेंस क्लेम्स ये आएंगे, री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। तो कितने रुपए रिसीव कर लिए हैं? क्लेम रिसीव्ड 40,000 तो रिसीव कर लिए और अभी रिसीव करने हैं प्लस
रिसीवेबल एट द एंड वो कितने के हैं? 5000 माइनस रिसीवेबल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2000। लक्ष्मीनगर कैश बोनस बेटे यहां नहीं लेंगे, वो कहीं और लेंगे, उसका अभी एंट्री करार लिखवा रखी है लेकिन समझाई नहीं हमने। ये आ गया 43,000 और सब बच्चे कह रहे हैं सर दिस इज इक्वल टू 92,000। इसको हमने नाम दे दिया बेनिफिट पेड, ये इसको हमने नाम दे दिया क्लेम्स। हम आज बेटे क्लास यहीं तक लेंगे बस।